गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। आज का न्यूज़पेपर 2 जुलाई 2025 हम ये सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। ऑल्सो 2 जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में है, जो फैक्ट्स हैं, वो हो सकता है कि हमने 1 जुलाई को ही कवर कर लिया, तो आप पहले वो देख लेना। अगर न्यूज़पेपर में आज कुछ ऐसा न्यूज़ है जो आपको लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बट फिर आपने देखा यहाँ पे कवर नहीं है, आप सोचोगे अरे मैम ने तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्किप कर दिया, बट ऐसा नहीं है। हमने वो प्रीवियस अपने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एंड इसलिए मैं आपकी जो टाइम है वो वेस्ट फिर से नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। एंड आप हमें अगर अपनी कुछ पर्सनल डाउट या जो भी हो, आप ये हमारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डीएम कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन जर्नी, या फिर हमारे किसी भी इनिशिएटिव के लिए आपके पास अगर कुछ सजेशंस हो, या फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा, या कुछ इनिशिएटिव आपको जो लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट आपको वो गाइडेंस सही से नहीं मिल रही है, तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट इनिशिएटिव फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन तो यूट्यूब का है ही, लेकिन डीएम सेक्शन ऑफ इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ओपन फॉर यू ऑल एस्पिरेंट्स। ঠিক আছে, আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত আমাক ডিএম কৰিব পাৰে, অথবা আমাক ইয়াতে ইউটিউবত কমেণ্ট ছেকশ্যনতো কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যদি কিবা কুৱেৰি থাকে, কিবা ছাজেশ্যন থাকে, বা কিবা যি বস্তু হওক, আপোনাক যদি সুধিবলৈ আছে বা ক'ব আছে, আপোনালোকে আমাক এড্ৰেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, বাকি বলক আমি আজি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজ টুডে ইজ कि Prime Minister Narendra Modi, during a public address, highlighted that India is witnessing one of the fastest digital transformation globally. ये तो ऑब्वियसली बात तो अब खुद ही कॉमन सेंस से समझाने लायक है नहीं कुछ। ठीक है, देखना हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस तो आजकल है। डिजिटल पेमेंट सारे लोग कर रहे हैं। सब्जी मंडी में जाते हो तो वहाँ पे भी वो डिजिटल की वर्ड्स कोड लगा के रहते हैं ना, ताकि आप डिजिटली पे कर सको। देन इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस मीन्स ग्रास रूट लेवल पे भी, रूरल एरिया में भी जाओ, सबके पास सेल फोन, डिजिटल पेमेंट सबके पास, एटलीस्ट मैक्सिमम के पास आजकल जानकारी होती है। तो ऑल अबाउट इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस के प्रति हम ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज मूव फ्रॉम डाटा डेफिशिएट टू डाटा डेमोक्रेसी। ये सारे टर्म्स आप मेंस में लिखोगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होंगे कि आप वोकेबुलरी आपका स्ट्रांग है, न्यूज़पेपर रोज आप पढ़ते हो। ताकि ना भी पढ़ो लेकिन ये नोट डाउन करके रखो, ताकि एग्जामिनर को लगे आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो। ठीक है, विद द लो मोबाइल डाटा कॉस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले से तो मोबाइल डाटा कॉस्ट फिर भी अभी तो बढ़ गया, बट बीच में थोड़ा कम था। ठीक है, तो यही यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में था। तो ओवर 130 करोड़ आधार नंबर्स, 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन एंड 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया रख लो, ताकि फैक्ट में मेंस एग्जाम में डिजिटल इंडिया के ऑनर पे कुछ अगर क्वेश्चन आए तो आप ये फैक्ट लिख सकते हो। तो मैं तो बहुत सारे फैक्ट से बोलती हूँ एक ही टॉपिक के अंदर, कोई भी आपको 2 3 4 5 लिख के रख दो जो आपको याद रखने लायक हो। ठीक है, देन यूपीआई इस न्यूज, ये तो हो गया आम जनता वाली न्यूज। ठीक है, ये हो गया फैक्ट वाली बात। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स बेसिस में क्या है यूपीआई हमें जानना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो होता क्या है? रियल टाइम पेमेंट इंटरफेस डेवलप बाय किससे? एनपीसीआई, इंटीग्रेटेड विद अवर 300 banks, right? Has transformed digital payment. India now conduct 46% of global real-time transaction as per 2023 ACI रिपोर्ट। तो ये तो समझाने लायक तो आई डोंट थिंक कुछ है ऐसा, है ना? आप समझ ही रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं, है ना? देन प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल लिटरेसी मिशन, जो पीएम दिशा, ये सब एम्पावर करते हैं सिटीजन को टूवर्ड्स डिजिटल, हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। क्यों हुआ था? ताकि हम ट्रांसफॉर्म कर सके इंडिया को इनटू ए डिजिटली एम्पावर सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे आप वे गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन के बाद उसमें लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट में आप ये तो लिख ही सकते हो। ये सारी सिंपल चीजें हैं। बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है यूपीएससी का डीपीआई के बारे में, तो आपको थोड़ा जानना है कि इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कंबाइनिंग, इसके अंडर क्या रहता है? आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर एंड कोविंस इज नाउ बीइंग स्टडीड एंड अडॉप्टेड ग्लोबली। तो बेसिक ये चीजें याद रखो। इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू भी दिया है, इसमें पीवाईक्यू पहले
आ चुका है प्रीवियस में, तो इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो बाकी स्टैटिक जो भी पार्ट है ये आप जाके पढ़ो आज, ठीक है। इसमें तो स्टैटिक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन डिजिटल ई गवर्नेंस हमारा स्टैटिक पार्ट है, मेंस जीएस 2 का पेपर, तो उसमें आप जाके पढ़ो एंड नोट डाउन करके रखो ये सारा। इसमें और एक टर्म था इंडिया स्टैक, तो कभी आ जाता है ऐसा टर्म, तो आपको थोड़ा जानना है, आपको लगेगा ये इकोनॉमी रिलेटेड है तो आप वही मार्क करके आ जाओगे। तो इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस एंड डिजिटल गुड दैट एनेबल प्रेजेंसलेस पेपरलेस कैशलेस सर्विस डिलीवरी। तो इतना याद रखना। हाँ, ये ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया वगैरह मोबाइल इंटरफेस, जो मोबाइल हम जो कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं उससे कुछ रिलेटेड है। तो जैसा जैसा ही वैसा कुछ आपका ऑप्शन आ जाए तो मार्क कर देना। तो दैट इज इंडिया स्टैक, ठीक है। भारत नेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट। तो ये भी मोटा मोटी बस आइडिया रखना, ये कुछ ऐसा जैसा नहीं है, बस आप एक बार जान लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे नोट्स में, तो आपको याद रह ही जाएगा। तो इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत होगा नहीं, राइट। देन आपका नेक्स्ट आज जो न्यूज है वो है असम हैज रिकॉर्डेड एन एक मिनट असम हैज रिकॉर्डेड एन ऑल इंडिया हाई इन पेडी प्रोक्यूरमेंट ड्यूरिंग द करंट खरीफ मार्केटिंग सीजन। यानी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। इससे क्या दर्शाता है, प्रोक्यूरमेंट मैकेनिज्म अच्छी हुई, तभी तो ये रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई इन पेडी प्रोक्यूरमेंट हम देख पाए, राइट। फिर फार्मर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई इन एमएसपी प्रोग्राम, तो ये सारा तो हो गया जनरलाइज न्यूज। अब एस्पिरेंट के व्यू पॉइंट से हम क्या देखेंगे कि राइज ही क्यों हुआ, ताकि ये टाइमली प्रोक्यूरमेंट हम कर पाए, सेंटर सेटअप हुआ ताकि जो सेंटर्स टाइमली प्रोक्यूर करने में हेल्प करे। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, ये भी हुई। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ऑफ पेमेंट्स टू फार्मर्स, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं विच लीड्स टू हाई प्रोक्यूरमेंट। तो कुछ भी एग्रीकल्चर के चैलेंजेस आ जाते हैं तो वे फॉरवर्ड में आप ये सारे वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो, राइट। ये कीवर्ड्स याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया, वरना देने की कोई ऐसा मीन्स प्रीलिम्स में ऐसे शायद ही आए, कभी आ जाता है स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में, बट वो तो कॉमन सेंस में सॉल्व कर ही लोगे, बट मेंस में ऐसा कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं ताकि आप लिख सको, ठीक है। देन एमएसपी क्या होता है, इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस एट विच गवर्नमेंट खरीदता है क्रॉप्स किससे, फार्मर्स से। ये अनाउंस किससे किया जाता है, कमी किनके द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस बिफोर ईच सोइंग सीजन। बिफोर याद रखना, आफ्टर आ जाएगा गलत हो जाएगा, सारा स्टेटमेंट सेंटेंस सही होगा, आफ्टर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, सीएसीपी। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की नोडल एजेंसी क्या है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन खरीफ सीजन क्रॉप्स ऑन ड्यूरिंग मॉनसून, दैट इज अभी जून जुलाई, एंड हार्वेस्टेड कब होता है वो अक्टूबर नवंबर। देन पेडी, यहाँ पे न्यूज है तो थोड़ा पेडी के बारे में, इट्स अ मेजर खरीफ क्रॉप, ठीक है। देन इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, हाई रेनफॉल चाहिए होती है, मीन्स बारिश भी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा से सब ज्यादा ज्यादा ही इसको चाहिए, ठीक है। ऐसा याद रखना थोड़ा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। देन एमएसपी फॉर कॉमन पेडी फॉर 24 to 25 इज अप्रॉक्स दिस मच पर क्विंटल। तो ये चलो इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, बस यहाँ पे न्यूज़पेपर में था तो मैंने यहाँ पे दिया कि आपको आइडिया थोड़ी सी होगी, किसी फार्मर के साथ बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो, ऐसा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। देन पेडी प्रोक्यूरमेंट कैरीड आउट अंडर द फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि हम बफर मेंटेन कर सके, किसके लिए, फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पीडीएस के लिए। तो असम इज अमंग द टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये ध्यान रखना, टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, एंड सेंट्रल फूड प्रोक्यूरमेंट इज डन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो इस न्यूज से इम्पोर्टेंट क्या है, एमएसपी, ये इकोनॉमी का स्टेटिक पार्ट है, अभी जाके पढ़ो, आज जाके पढ़ो, रिवाइज कर लो अगर पढ़ चुके हो। यहाँ से एडिशनल पॉइंट आपको कुछ नहीं मिला होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेटिक का पार्ट है, इसलिए मैंने बस वन सेंटेंस वन लाइनर ही आपको दिया है, बिकॉज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर देयर इन योर स्टैटिक बुकलेट या फिर बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप, ये सब ज्योग्राफी का स्टैटिक का पार्ट है, तो मैं क्यों ही यहाँ पे रामायण लिखूं, राइट। तो आप वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जो भी फैक्ट्स नए लगे हैं आपको वो थोड़ा लिख दो, एंड उसके कोने में ये न्यूज के बारे में छोटा से लिख दो, ताकि खरीफ क्रॉप, क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न सीधा सीधी आपका यूपीएससी एपीएससी जीएस 3 पेपर में है सिलेबस में, तो उसमें क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैटिक का पार्ट है, बस मैंने कुछ फैक्ट्स फिर भी एक लाइन आपको दे दिया,
ठीक है, उसमें आप अपग्रेड करो, रिवाइज करो, वही आपको आगे तक ले जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है, जो renowned Assamese poet that is Anubhav Tulasi, known for his profound contribution to Assamese literature and modern poetry, has passed away. तो ये एक कल्चरल लैंडस्केप ऑफ असम में एक मेजर लॉस है, राइट। तो उनका जो काम है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि तुलसी वॉज सेलिब्रेटेड फॉर ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल असमीज इथो विद कंटेम्पररी थीम्स। ठीक है, his work focuses on identity, existentialism, and socio-political consciousness. Widely published in Assamese journal and anthologies, he was a mentor to many emerging poets. थोड़ा सा बेसिक इनके बारे में आपको जानना चाहिए। पर्सनैलिटी न्यूज इज इम्पोर्टेंट फॉर एपीएससी एंड फॉर योर अदर गवर्नमेंट एग्जाम भी असम में जो भी होता है, इंटरव्यू में भी यूपीएससी में आपको पूछ ही सकते हैं। ठीक है, he received several honors including the recognition from Assam Sahitya Sabha। ठीक है, तो उनका काम था कि असमीज ट्रेडिशनल असमीज इथोस को विद कंटेम्पररी थीम्स को जोड़ते थे, ब्लेंड करते थे, इसलिए उन्होंने प्रमोट किया लिटरेरी मॉडर्निज्म को। वही है ना, इन रीजनल लैंग्वेज सेम चीज ही है। असम साहित्य सभा के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी फॉर योर information that apex literary body in Assam for promoting Assamese language and literature, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, तो Assamese literature क्या होता है कि it's a rich tradition, है ना, dating back to 14th century with poets like माधव देव, शंकर देव। मॉडर्न Assamese poetry influence किस चीज से होता है, बाय रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोशियो पॉलिटिकल थीम्स, जैसे कि वहाँ पे हम इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, नवकांत बरुआ, हिरेन भट्टाचार्य, नीलमणि फुकन। ये भी हम लास्ट मंथ न्यूज में जून में आया था, तो हमने ऑलरेडी इनके बारे में भी जाना है। तो ही वॉज another major poet who won Janpith Award 2021 for Assamese literature। ठीक है, and Assamese is one of the 22 scheduled language under Indian Constitution। ये भी ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी मिनी रिवीजन की तरह मैंने दे दिया। ठीक है, पर्सनैलिटी न्यूज में ये याद रखना, नोट डाउन करके रखना। देखो पर्सनैलिटी तो बाकी सिलेबस में ऐसा नहीं, तो A4 शीट एक बना लेना पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी इन न्यूज लिखकर आप वहाँ पे ये सारे जो भी मैं पर्सनैलिटी न्यूज डिस्कस करती हूँ वहाँ पे लिखते जाना एक एक लाइन। देखो इन्फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं होता, ताकि आपका मैच द फॉलोइंग हो, स्टेटमेंट हो। इवन आर्ट एंड कल्चर GS5 पेपर में अगर असम रिलेटेड कुछ आए तो आप इनको कोट कर सकते हो, लिटरेचर के बारे में कुछ आए तो इनको भी कोट कर सकते हो, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, राइट। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है, स्लीव ऑफ इवेंट्स मार्क जोरहाट डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेशन। ठीक है, तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट कब बना था, कर्व्ड आउट ऑफ शिवसागर से कर्व्ड आउट करके ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कब बना था, 1983। इट्स नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ असम। जोरहाट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जोरहाट जिमखाना, एग्रीकल्चर, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टोकलाई टी रिसर्च, एंड ऑल्सो इट्स ए हब ड्यूरिंग आहूम रीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है ना, एंड फ्रीडम मोमेंट इन असम, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है अबाउट जोरहाट, आप लास्ट हमारे मंथ के न्यूज़पेपर एनालिसिस में जाके देखना। ठीक है, नहीं भी सुनना है तो बस स्क्रीनशॉट्स ले लेना ये पीपीटीज के सारे। ठीक है, मैं इसलिए यही फॉर्मेट में देती हूँ, न्यूज इन्फॉर्मेशन कुछ भी फैक्ट्स या एमसीक्यू एक ही पेज में रहता है, तो इनिशियल में मैं जब पेन से नहीं लिखती हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड डिजिटल नोट्स आप सेव करना। तो कुछ हिस्टोरिकल साइट्स है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, राजा मैदाम, लासित बोरफुकन मैदाम एंड ढेकियाखुआ बोरनामघर। ठीक है, गए नहीं हो तो कभी जाना, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू विल फील ब्लेस्ड टू विटनेस सच रिच हिस्ट्री। ठीक है, तो जोरहाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ आहूम किंगडम। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना, बिफोर द ब्रिटिश एनेक्सेशन। द टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश कब हुआ था, 1911 इन जोरहाट। इट्स द ओल्डेस्ट टी रिसर्च स्टेशन इन द वर्ल्ड। देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीजें तो है, आप जोरहाट डिस्ट्रिक्ट कभी एक्सप्लोर करना जाके, राइट। It also hosts annual Majuli Ras Mahotsav, reflecting its spiritual and cultural connection। तो ऐसा कुछ खास नहीं था इस न्यूज में, बट खास ये था कि यू शुड नो अबाउट द डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटी वाला वर्जन, कि कब ये डिस्ट्रिक्ट हुआ था, क्योंकि कभी कभी आ जाता ना कि ये डिस्ट्रिक्ट कब बना था, स्टेट कब बना था, तो आपको जानना चाहिए। एंड बेसिक ये सारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग में लास्ट
APSC में भी जो 2024 को जो हुआ था, 2023 वाला, उसमें भी ऐसा आपके मैच द फॉलोइंग आया तो था, ठीक है। एंड यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये एमसीक्यू सॉल्व करना। हमारा नेक्स्ट न्यूज है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जून 2025 को। सॉरी 2025 को तो इस साल चल रहा है, लेकिन 29 जून को करते हैं। तो ये कब से सेलिब्रेट करते हैं? आज़ादी के बाद से? हाँ, आज़ादी के बाद से, बट 1947 से ही नहीं करते हम, ठीक है। 1950 से भी नहीं करते, ये करते हैं सिंस 2007 से। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस साल की जो थीम है वो क्या है, क्या थी? यूज ऑफ डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कोर एरिया होता है, ठीक है। डाटा भी यूज करो तो फ्यूचर का सोचकर। ऑर्गेनाइज किन के द्वारा किया गया था जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली कॉमन सेंस स्टैटिस्टिक्स वाले मिनिस्ट्री तो करेंगे ना। तो इम्फेसिस एज डाटा फॉर सस्टेनेबल थीम था, तो उसी के इर्द गिर्द घूमेगा डाटा इंटीग्रिटी, डिजिटलाइजेशन एंड एआई बेस्ड डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो अभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान हम बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में तो पढ़ना है ही। स्टैटिक पार्ट अगेन इकोनॉमी, एनसीईआरटी निकालना क्लास 11 की। एनसीईआरटी में भी इकोनॉमी की ये सब मेंशन है। तो प्रोफेसर पीसी महलनोबिस इंडियन स्टैटिस्टिशियन है, जो फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो ये फाउंड हुआ था 19 was founded in 1931 in कोलकाता। An architect, he is the architect of India's second 5 year plan। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में पहले भी पीवाईक्यू आ चुके हैं बहुत बार, एपीएससी में फिर से आ जाए तो इसलिए ये ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्लास 11 की इकोनॉमी। ऑल्सो आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ रहे हो उसमें भी है, तब पढ़ना। He also introduced the Mahalanobis Mahalanobis distance sample surveys and laid down the foundation of India's statistical system। तो इस स्टेटिस्टिक्स हम करते क्या है? इट एक्ट एज अ बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड, एविडेंस रहे हमारे पास, उसके बेसिस पे हम पॉलिसी मेकिंग करें, इकोनॉमिक प्लानिंग करें, सोशल वेलफेयर टारगेटिंग, वेलफेयर हम जो प्रोग्राम्स लाते हैं ये सारे तो स्टेटिस्टिक्स के माध्यम से ही लाते हैं ना। तो बस इतना ही कॉमन सेंस आपको याद रखना है। तो ये जो हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये फॉर्म कब हुआ था? 1999 बाय मर्जिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्जिंग करके ये बना था मिनिस्ट्री। ऑल्सो इट मैनेजेस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसके साथ और एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि ये तो दोनों को करता था, तो ये एनएसएसओ और सीएसओ मिलके अब इसे कहलाता है हम एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। Okay, and ये merger was approved by government on May 23rd, 2019, and NSO is the central body for statistical activity in India, responsible for collecting, compiling and disseminating statistical data। ये common sense है, ये पढ़ के आपको पता चल रहा है, इंग्लिश में भी सिंपल इंग्लिश है क्या काम कर रहा है। I don't need to explain it to waste your time further, right? Then यही हमने पढ़ा है कि NSSO जो अभी part of NSO है, means अभी NSO is equal to NSSO plus CSO है, राइट। तो ये करता है कंडक्ट्स पीरियोडिक सर्वे लाइक पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। एंड द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था? 1951। ये तो हमने पता ही है सब है। तो ऑल दीज आर स्टैटिक, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एकदम भयंकर करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया, सारा स्टैटिक है। बस ये चीज तो करंट है 29 जून, ये भी स्टैटिक ही है, 2007 से तो हो रहा है, स्टैटिक का ही पार्ट हो गया। बट ठीक है, डेट्स कई कबार बेसिक बुक्स में नहीं भी होते, तो ये अपग्रेड करो बस। ये जब चैप्टर पढ़ोगे इकोनॉमी किताब खोल के, तो साइड में ये लिख दो ना, ठीक है। तो वैसा पढ़ो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो, एक ही चीज में सारा कुछ अपडेट करो। अगेन अगेन ये न्यूज है कि स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स जो शिलोंग में है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेन, क्योंकि रिसेंट एविक्शन ड्राइव किया गया है लोकल अथॉरिटीज के द्वारा कि हटाया जा रहा है लोगों को, लेकिन विदाउट नोटिस, प्रॉपर नोटिस एंड रिहेबिलिटेशन उनको दिया नहीं गया, रहने से पहले ही उनको हटा दिया। तो वो उनकी लिवलीहुड पे अटैक है डायरेक्टली, राइट, क्योंकि उनको पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, पहले ही नोटिस, बिना नोटिस के आपके घर से आपको निकाल दिया जाए, तो वैसा ही कुछ है। तो इसलिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड एनजीओस कॉल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एक्ट। तो हम एग्जाम के लिए थोड़ा जानना है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एक्ट वेंडिंग 2020 2014, ये क्या कहता है कि लीगल प्रोटेक्शन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, मैंडेट फॉर्मेशन ऑफ टाउन वेंडिंग कमिटीज। ये प्रोटेक्शन देता है किसे? स्ट्रीट वेंडर्स को, हॉकर्स को।
एंड फॉर्मेशन ऑफ टाउन वेंडिंग कमिटीज के बारे में कहता है। वो क्या होता है? ऑथोरिटी अंडर द एक्ट टू रेगुलेट वेंडिंग जोन्स। ठीक है। देन मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम इसी न्यूज में था। ये होता क्या है? इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे फैक्ट्स क्वेश्चन आ सकता है। देन डे नुलम एनुअलम स्कीम, दैट इज स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर अर्बन पुअर इंक्लूडिंग हॉकर्स। तो हॉकर्स वाले न्यूज से याद रखना, ऐसा कुछ स्कीम आया तो हॉकर्स से रिलेटेड है। तो अब राइट टू लाइवलीहुड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राइट टू लाइवलीहुड कौन से आर्टिकल के प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। अब ये टर्म्स है जो आप मेंस में लिख सकते हो, इकोनॉमी ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा आता है। अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी वो क्या है? हॉकर फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज इनफॉर्मल वर्कफोर्स वनरेबल टू एविक्शन। तो जो ऐसे वनरेबल टू एविक्शन होते हैं जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं, तो दे फॉर्म द अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि वो अर्बन एरिया में रहते हैं, इनफॉर्मल है इसलिए तभी तो हम हटा पा रहे हैं ना उनको एकदम से। एंड अर्बन गवर्नेंस, balance needed between public order, cleanliness and rights of informal sector। So, हर चीज में क्लीनलीनेस भी मेंटेन करो, पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन करो, इन्फॉर्मल सेक्टर के राइट्स भी, तो उसे हम कहते हैं अर्बन गवर्नेंस। तो ये टर्म याद रखना, मेंस में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप यूज कर सकते हो। ये वोकेबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए मैंने ये भी नोट कर दिया, क्योंकि ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको सभी मैं बताती हूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है पूरे न्यूज़पेपर को देखते हुए। एंड ये एमसीक्यू है, जरूर सॉल्व करना। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो कुछ फैक्ट्स है जो न्यूज़ में थे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ग्रे हाउंड फोर्सेस ये न्यूज़ में था। तो ये होता क्या? एलाइट एंटी इंसर्जेंसी यूनिट इन सम स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंटी इंसर्जेंसी यूनिट, इतना याद रखना, खत्म। Then search operation often called CASO, cordon and search operation in military and police terms। तो CASO in news याद रखना, military police like police term कुछ होता है related to search operation। मॉडल हॉस्पिटल हम न्यूज में देखते, वो होता क्या है कि इट्स अ फैसिलिटी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन टू डिलीवर एडवांस केयर इन रूरल एंड सेमी अर्बन जोन्स। ठीक। देन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म मैंडेट करता है कि वन रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर एंड फंक्शनिंग डायग्नोस्टिक्स हो इन मॉडल हॉस्पिटल। जो रूरल या सेमी अर्बन जोन होता है वहाँ पे हम मॉडल हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करके एटलीस्ट एक रेडियोलॉजिस्ट, ताकि आपकी रिपोर्ट जो आप टेस्ट करवाओगे वो रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए भी तो कोई हो ना, डायग्नोस्टिक अच्छे से हो। तो ये सारी चीजें बस मॉडल हॉस्पिटल के बारे में आपको थोड़ा जानना होता है, ये सारे टर्म न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हमने कल ऑब्जर्व किया, जुलाई 1 कब से करते हैं? 1991 से। किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्यों? बिकॉज इट कोमेमोरेट्स डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो एक लेजेंडरी फिजिशियन थे प्लस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। वो एक भारत रत्न अवार्डी भी है, ठीक है। देन ये आपको पता ही है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1956 वो रिप्लेस कर दिया गया नेशनल मेडिकल कमीशन 2019। ये बस एक फैक्ट है छोटा सा, तो आप ध्यान रखना। बाकी देन अगेन ये वाला न्यूज था, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये एक न्यूली लॉन्च सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो अप्रूव आज ही हुआ 2 जुलाई 2025। ठीक है। एम्ड एट बूस्टिंग जॉब क्रिएशन। कैसे? बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू कंपनीज टू जनरेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब कंपनीज अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वो हमारे लिए भी अच्छा है। फॉर्मल जॉब मीन्स क्या है कि आपको इंसेंट स्कीम्स वगैरह के अंडर आओगे, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, तो आपकी भी बल्ले बल्ले एंड कंपनीज की भी बल्ले बल्ले, ठीक है, क्योंकि कंपनीज को भी इस चीज के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा एंड इसलिए आपको भी जॉब की इनडायरेक्टली सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो एक हम फॉर्मल इकोनॉमी बनाने के और बढ़ रहे हैं ऐसा करके। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट 3.5 करोड़ जॉब ओवर 2 years, प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब, वही हमने जो कहा अभी, ईपीएफओ, ईएसआईसी रजिस्टर्ड। तो बेसिक चीजें याद रखो यही कहानी के माध्यम से। तो फोकस सेक्टर कौन सा होगा? टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, एमएसएमई। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ अटपटा बीच में डाल दे तो थोड़ा ध्यान रखना, एडुकेशन डाल दे, ठीक है, तो उस चीज में आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैकेनिज्म क्या कि इंसेंटिव्स टू कंपनी, यानी जो कंपनी फॉर्मल जॉब क्रिएट करेगा उसे इंसेंटिव्स दिया जाएगा। थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा अगर आप विमेन और यूथ को एम्प्लॉय करते हो,
ठीक है, और प्रेफरेंस टू सेक्टर जो कोविड के बाद थोड़ा कमजोर हो गए। ठीक, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये मॉनिटरिंग किस बेसिस पे होगी? रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग वाया आधार लिंक पेरोल सिस्टम। चलो ये तो बेसिक चीजें हैं। तो पीएलआई जो होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, वो किसके बारे में कहता है? इट्स अबाउट क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। वो मैन्युफैक्चरिंग से डील करता है, और ईएलआई डील करता है जॉब क्रिएशन से, पर्टिकुलरली लो स्किल टू सेमी स्किल जॉब। तो पीएलआई करता है कि मैन्युफैक्चरिंग, हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से क्या होगा? हम इंपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, तो इट विल रिड्यूस अवर इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो बोथ स्कीम कंप्लीमेंट ईच अदर। तो एक सेकेंड, ईएलआई अगर जॉब क्रिएट करता है, जॉब्स देता है, तो पीएलआई कैपेसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर पे फोकस करते हैं ना हम इसमें। तो यही बस बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस याद रखो, एग्जाम के लिए उतना ही काफी है। अभी हमारा नेक्स्ट न्यूज है, वही आज जो न्यूज में पढ़ा था उसी में एक आर्टिकल आया कि एविक्शन जो कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट टू रिक्लेम गवर्नमेंट लैंड, कई बार हम इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसे क्रिटिकली एग्जामिन करो एंड कुछ अल्टरनेटिव अप्रोच हमें बताओ। तो इसी के बारे में ऑथर ने चर्चा किया, तो जान लेते हैं ऑथर क्या कहता है। कि देखो, एविक्शन ड्राइव्स तो बहुत बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि इलीगल एनक्रोचमेंट भी बढ़ रहा है, ये भी सत्य है। ठीक है, लेकिन इट डिस्प्लेस थाउजेंड ऑफ लैंडलेस फैमिली। तो इंटेंशन भले ही हमारा ये होता है कि हम रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करें, प्रोटेक्ट पब्लिक लैंड को प्रोटेक्ट करें, लेकिन जो मेथड होता है ना एग्जीक्यूशन का, वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी आ जाता है बीच में, रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन अ डेमोक्रेसी वो भी आ जाता है। तो इश्यूज क्या है? ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट, कि आप जो उनको पहले जगह ही नहीं देते हो, आप हटा देते हो वैसे ही बिना नोटिस के, तो कितने सारे बच्चे, बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होता है, रास्ते में आ जाते हैं या लोग। फिर लैक ऑफ डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन सिस्टम अच्छे से है ही नहीं, कि कौन जेन्युइन लैंडलेस पीपल है या कौन ग्रीडी बस उसमें हड़प के बैठा है। तो एब्सेंस ऑफ डाटा एंड प्लानिंग भी है। तो गवर्नमेंट के पास कुछ रिलायबल डाटा की कमी भी होती है, जिससे हम सही से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी पहले नहीं कर सकते, कि कितने नंबर ऑफ लैंडलेस है, ताकि हम एक उनको पहले कहीं जगह पे रखने की कोशिश करें फिर एनक्रोचमेंट करें। तो वैसे डाटा भी सही से है नहीं, तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता कौन से एरिया में कितने इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे डिफरेंसेस, गैप्स देखे जाते हैं। वायलेशन ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली आप नोटिस नहीं दे रहे हो, तो आप तो उनकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 हनन कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट हो रहा है। एंड डबल स्टैंडर्ड, कि कुछ कभी कभी क्या होता है, गरीबों को आप हटा देते हो, लेकिन फिर थाउजेंड ऑफ विगर्स आप कॉर्पोरेट्स दे देते हो, डिस्पाइट, हम अभी आए दिनों देख रहे थे ना कि एक क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट असेसमेंट सही से नहीं हुआ, फिर वो कम्युनिटी से बात ही नहीं की उन्होंने, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, फिर भी हम दे रहे हैं। तो वो कुछ कुछ डबल स्टैंडर्ड्स भी देखने को तो मिलते हैं। ऑल्सो एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस भी आप अगर बोलना चाहो, ऑथर यहाँ पे कहता है कि हर इंसान को, हर स्टेट को, उसके हर एक सिटीजन को बेसिक ह्यूमन डिग्निटी एंड शेल्टर तो देनी चाहिए। राइट टू हाउसिंग भले ही एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, है ना, इनडायरेक्टली तो उसी की पार्ट है। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ भी तो हमें, ठीक है, फॉलो करते हैं, लेकिन एविक्शन वो एक जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी हटा दिया। तो वी शुड प्रैक्टिस इक्वलिटी बिफोर लॉ, ना गरीब ना कॉर्पोरेट, कौन धनी है ऐसा देख कर नहीं। तो वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं? अगेन हमें चैलेंजेस के बारे में पता है, तो वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑथर क्या कहता है कि कंप्रीहेंसिव सर्वे, कि हम कौन एक्चुअल में जेन्युइन लैंडलेस फैमिली है, वहाँ पे कौन बहुत लंबे समय से रह रहा है, कौन इलीगल एनक्रोचेस है, सारे को सेपरेटली हम कंप्रीहेंसिव सर्वे करके एक डाटा रेडी करें, और वो डाटा रहेगा तो हम फिर रिहेबिलिटेशन एंड फर्स्ट एंड एविक्शन लेटर ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 जन हम डाटा है मान लो, तो उनके लिए हम घर बनाएंगे या उनका एक रहने का ठिकाना बनाएंगे, फिर हम कर सकते हैं। पहले डाटा होगा फिर ना हम कर पाएंगे, फिर सही से हम कंपेशन भी दे पाएंगे उनका, अगर तोड़ना पड़ा। उन्होंने भी तो पैसे लगा के करे है ना। कुछ होता है ना कि लॉन्ग टाइम सेटलर्स है, उनको भी किसी ने ऑफिशियली बेच दिया हो कुछ गद्दारी करप्शन करके। देन लीगल सेफगार्ड स्ट्रेंथन, implementation of right to fair compensation and transparency in land acquisition act 2013 and state specific rehabilitation laws। वही
कि लैंड एक्विजिशन तो किया है, लेकिन इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए। हटाओ, ठीक है, पब्लिक लैंड हमें चाहिए होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उनके लिए भी तो कुछ देखो ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ताकि लोकल जो कम्युनिटीज है, सिविल सोसाइटी, उनकी भी मदद लो उस जगह के बारे में जानने के लिए, उन लोगों के बारे में जानने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, सारा कुछ यूनिटी के साथ। देन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन लैंड माफिया, जो लोग उनको बेच के चले जाते हैं। कुछ लोग ना ऐसे भी है कि उसको लैंड माफिया बेच के चला गया एंड फिर वो तो गायब हो गया एंड उनको बाद में पता चलता है कि अरे ये तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी था, ये तो लैंड इलीगल लैंड है। तो ऐसे कुछ हमें करना चाहिए ताकि और इन फ्यूचर ऐसे केसेस ना हो। तो यही आर्टिकल में ये कहता है कि एनक्रोचमेंट्स जो फॉरेस्ट लैंड में है उसने हटाना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट घट रहे हैं उनमें भी हमें कंजर्व भी करना है, वो भी हमें पता है। लेकिन लैंडलेस को अबंडन नहीं करना, छोड़ नहीं देना, उनको कहीं और जगह पे उनकी सेफ्टी के लिए भी हमें जगह बनाना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस आर्टिकल। यही ऑथर सारा कहता है। आप ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि एनक्रोचमेंट इन न्यूज, इवन इफ एग्जाम में भी ना आए, इंटरव्यू में भी आपको पूछे, तो यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। बाकी आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है, ठीक है। एंड मैंने इनिशियल वीडियो के इनिशियल फेज में तो आपको बता ही दिया है कि कैसे आप डीएम हमें कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए एंड अपना ध्यान रखिए।